तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीपीएससी एंड सीजी व्यापम पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया गया है जो कि भारत की गरीबी से संबंधित क्वेश्चन है। तो भारत में जो प्रमुख है दोस्तों गरीबी है ना, उसकी अव्यवस्था, उसके बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो बन रहा है, उसको हम लाए हैं। ये भारत की अर्थव्यवस्था के भाग से है दोस्तों लिए गए हैं। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा और इस टॉपिक से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन है वो आपको हर एग्जाम में वो देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल ना छोड़िएगा, 20 क्वेश्चन है, 20 मिनट का समय लिया जाएगा, उसमें आप पूरा कवर कर सकते हैं। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है एकलव्य साहू जी के टेलीग्राम, उसमें आप जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। साथ में जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। और साथ में आपको भारत का भूगोल, भारत का संविधान, इन सभी का वीडियो है दोस्तों अब प्ले लिस्ट में डाल दिए गए हैं, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने पहला प्रश्न की ओर है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, निर्धनता किस प्रकार की समस्या है? सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, बहुआयामी समस्या, फिर इनमें से कोई नहीं है। तो भारत में दोस्तों जो निर्धनता की समस्या वो कौन से प्रकार की समस्या के नाम से है जाना जाता है दोस्तों? तो वो है आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बहुआयामी आयामी समस्या के नाम से है वो जाना जाता है। निर्धनता का तात्पर्य होता है दोस्तों, निर्धनता से तात्पर्य क्या है? तो जब व्यक्ति मूलभूत आवश्यकताओं तक पहुंचने में असमर्थ हो दोस्तों, अब जो अपने क्या है मौलिक कर्तव्यों को पूरा ना कर सके, तो वह क्या कहलाता है? गरीब या फिर निर्धन है वो कहलाता है। इसमें है दोस्तों आपको ये क्या है बहुआयामी समस्या के अंतर्गत है वो आता है, क्योंकि यह दोस्तों अपना पोषण है ना, पोषण है, जो जरूरी शिक्षा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास, विकास जैसे कई जो क्षेत्र है उसको पूरे तरीके से क्या करता है? प्रभावित है वो करता है। तो भारत में जो गरीबी की तीव्रता है दोस्तों उसको जो मापा जाता है वो बहुआयामी गरीबी सूचकांक के द्वारा वो मापा जाता है। तो तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? मानव विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक या फिर बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो भारत है वहां पर है, भारत में गरीबी की जो तीव्रता है उसको मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग है दोस्तों वो किया जाता है? तो वो है दोस्तों आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है उसका प्रयोग है वो भारत में है किया जाता है, क्योंकि बहुआयामी गरीबी सूचकांक की शुरुआत है दोस्तों 2010 में है वो किया गया था दोस्तों, 2010 में किया गया था। और यह ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा दोस्तों संयुक्त रूप से है वो जारी किया गया था। तो इसको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है जो बताए हैं वो, इसको भी बार बार है वो पूछा जाता है कि किसके द्वारा है ना, किन किन के द्वारा जो संयुक्त रूप से है जो गरीबी सूचकांक है वो किसके माध्यम से वो यूज किया गया करके, है ना। तो ये सब पूछता है और इसको कब शुरुआत किया गया है वो भी पूछता है। तो ये सब क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो इनको देखते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो जो गरीबी निर्धनता विरोधी कार्यक्रम है दोस्तों वो नहीं है, वो क्या है? RRDP, RLEPG, NREP या फिर MRTP या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो क्या पूछा गया है, निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है, उसको पूछा गया है क्वेश्चन में, तो उसको बताते हुए चलना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो IRDP होता है वो क्या होता है, इसका जो पूरा नाम है वो क्या है देख सकते हैं, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। इनकी जो शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 1980 में है वो किया गया था, 2 अक्टूबर 1980 में किया गया था दोस्तों। साथ में आपका जो NREP है, इसकी बात किया जाए तो ये दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है दोस्तों, इसको भी 2 अक्टूबर 1980 में है वो क्या किया गया था, शुरू किया गया था। और उसके बाद RLEGP है दोस्तों, ये वाला है ना, इनके राष्ट्रीय भूमि रोजगार गारंटी अधिनियम, इसके तहत है दोस्तों 15 अगस्त 1983 को है इसको क्या गया है, शुरुआत है वो किया गया था, है ना। ये कार्यक्रम है निर्धनता विरुद्ध जो कार्यक्रम है, ये सब चीजें शुरुआत किया गया था दोस्तों, है ना। तो ये तीनों क्या है आपका है लेकिन MRTP दोस्तों, MRTP है ना, ये तीनों क्या है रोजगार वृद्धि और गरीबी निवारण हेतु है, जो प्रारंभ है वो दोस्तों इनको किया गया था। लेकिन जो नहीं है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल आ जाएगा दोस्तों,
टीपी दोस्तों, है ना। एमआरटीपी प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम है। इसको जून 2070 में है दोस्तों, 1970 में, है ना, 2070 बोलता हूँ, 1970 में है दोस्तों। इसको क्या गया था, इसको है वो लाया गया था, जून में लागू किया गया था। जो निजी क्षेत्र में एकाधिकार प्रवृत्ति हेतु है दोस्तों, उसको लाया गया था। तो ये आपका बिल्कुल है, डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल आप बाकी से भिन्न है ना। बाकी है गरीबी विरोधी कार्यक्रम नहीं है ना, क्योंकि उसको गरीबी हटाने के लिए उन योजनाओं को वो संचालित किए गए, लेकिन एमआरडीपी है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए है वो लाया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत कितना अंकित है दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में या फिर गोवा में। तो गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत कौन से राज्य में अंकित है दोस्तों सबसे कम मात्रा में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। गोवा में है दोस्तों, बिल्कुल कम मात्रा में है। जो गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं दोस्तों, है ना, उनकी जो सबसे कम संख्या है न्यूनतम मात्रा में हो, कहाँ पर है, गोवा में है वो पाया जाता है। बाकी सब राज्य में गरीबी का प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पर है, अलग अलग प्रतिशतों में है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हैं, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 32 रुपये उपभोग व्यय तथा शहरी क्षेत्र में 47 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय गरीबी रेखा का निर्धारण किसने किया था दोस्तों, कौन सा समिति है उनके द्वारा इनका निर्धारण है वो किया गया था। प्रोफेसर SD तेंदुलकर समिति के द्वारा, प्रोफेसर C रंगराजन समिति के ने द्वारा, या फिर डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलुवालिया के द्वारा, या फिर श्री यशवंत सिन्हा समिति के द्वारा, या फिर डॉक्टर विमल जालान के द्वारा। तो ये किनके द्वारा है दोस्तों, इसको जो समिति है उसको चलाया गया था, और जिन्होंने यहाँ पर यह प्रति व्यक्ति आया है वो 32 रुपये है वो बताया था ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में है वो क्या है 47 रुपये प्रतिदिन व्यय व्यक्ति, है ना, प्रति व्यक्ति जो उपभोग व्यय है गरीबी रेखा का निर्धारण करने में, इसको लाया गया था। तो किनके द्वारा ये जो सिफारिश के द्वारा बताया गया था, तो वो है दोस्तों आपका ऑप्शन डी है, सॉरी ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है, प्रोफेसर C रंगराजन समिति के द्वारा है दोस्तों। अब इनके द्वारा जो रिपोर्ट है वो लाया गया था 30 जून 2014 को दोस्तों, 30 जून, है ना, 2014 को दोस्तों इनके द्वारा है प्रस्तुत किया गया, जिसमें जिसके अनुसार दोस्तों जो ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये प्रति व्यक्ति, है ना, और 972 रुपये प्रति माह की, और शहरी क्षेत्र में दोस्तों 47 रुपये प्रति व्यक्ति, है ना, प्रतिदिन क्या था इनका रेट था, और 1407 रुपये माह में इसका उपभोग व्यय है दोस्तों, उसको गरीबी रेखा में माना गया था दोस्तों, है ना। इस समिति के जो अनुसार है दोस्तों 2011-12 था, है ना, 2011-12 में भारत में दोस्तों जो गरीब, भारत में क्या है 29.5% दोस्तों, कितना दोस्तों 29.5% गरीबी, तथा सर्वाधिक गरीबी दोस्तों वो छत्तीसगढ़ में है वो अंकित किया गया था उस टाइम में, है ना। कितना था छत्तीसगढ़ में 47.9% है दोस्तों, यहाँ पर है वो दर्ज किया गया था, है ना। साथ में जो न्यूनतम गरीबी है दोस्तों वो कहाँ पर है, गोवा में है, जहाँ पर 6.3% की क्या है गरीबी है वो सबसे न्यूनतम गोवा में था दोस्तों, है ना। और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो, उसमें आपका 6% है दोस्तों, आपका जो इसको दर्ज है वो की गया थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन है वो करता है दोस्तों, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक, या फिर विश्व बैंक। तो किसके तहत है दोस्तों, यहाँ पर जो कौन सा है, कौन सा आयोग है जिसके तहत जो सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता है, मूल्यांकन करता है, वो क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसका आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन है, इनके द्वारा ही दोस्तों क्या है जो गरीबी है, निर्धनता है, उसका आकलन है वो दोस्तों किया जाता है। गरीबी का आकलन दोस्तों जो योजना आयोग के द्वारा किया जाता है दोस्तों, जो अब क्या है नीति आयोग कहलाता है, अभी वर्तमान में क्या कहलाता है, नीति आयोग के नाम से वो जाना जाता है दोस्तों, और इसके द्वारा किया जाता है, जिसके लिए आंकड़े जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन है दोस्तों NSSO, है ना, NSSO, इनके द्वारा है दोस्तों इसका निर्धारण है, और इसको डाटा है वो एकत्रित है वो किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है, डांडेकर एवं रथ, BS मिन्हास, DT लकड़वाला समिति, या फिर PK वर्धन समिति। तो किनके द्वारा है दोस्तों, किनका है ये, इनके द्वारा ही किया जाता है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, DT लकड़ा वाला है, उनके द्वारा दोस्तों है माना जाता है। प्रत्येक राज्य में दोस्तों जो क्या है
अलग अलग गरीबी रेखा का है और दोस्तों निर्धारण है वो किया जाता है। इस हेतु दोस्तों जो DT लकड़वाला ने है दोस्तों यहाँ पर 1989 में दोस्तों, कब, 1989 में अपना रिपोर्ट है वो प्रस्तुत किया था और इसी के आधार पर है इसको माना जाता है, इसका प्रयोग है वो है ना, DT लकड़वाला जो सूत्र है उसका ही यह प्रयोग है वो किया जाता है, इसी क्योंकि इनके द्वारा ही 1989 में ही इसको प्रस्तुत है वो की गई था, इनके द्वारा रिपोर्ट है वो प्रस्तुत किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था दोस्तों? शहरी गरीबी दूर करना, अल्पसंख्यक को उन्नत करना, अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना या फिर गरीबी में से सबसे अधिक गरीब की मदद करना। तो यहाँ पर जो अंत्योदय योजना है दोस्तों वो चलाया गया था भारत में, है ना, तो उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या रखा गया था? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गरीबी में से सबसे अधिक गरीब की है दोस्तों मदद करने के लिए जो अंत्योदय योजना है उसकी शुरुआत है वो किया गया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं यहाँ पर है 9 नंबर का क्वेश्चन है, कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है दोस्तों? कुटीर ज्योति योजना है वो कौन सी किस चीज से संबंधित है दोस्तों? ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने से, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने से, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो कुटीर ज्योति योजना है वो किस चीज से संबंधित है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दोस्तों जो कुटीर योजना है ना, जो कुटीर ज्योति योजना है उसको संचालित है वो किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है दोस्तों? तो भारत का इथोपिया किसको कहा जाता है दोस्तों? तो बिहार को, मध्य प्रदेश को, झारखंड को या फिर उड़ीसा राज्य को, किसको है दोस्तों भारत का इथोपिया कहा जाता है अत्यधिक कुपोषण होने के कारण से? तो वो राज्य है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश है, वो बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश को दोस्तों भारत का इथोपिया के नाम से है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? स्वैच्छिक निष्क्रियता, आय में असमानता, सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव या फिर लोगों में वृद्धि का अभाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? अल्प विकसित देशों में गरीबी का जो मुख्य कारण होता है दोस्तों वो होता है आय में क्या होता है असमानता है वो होता है ना, जिसके वजह से क्या है वो देश है वो उसका गरीबी का मुख्य कारण रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1971 में, 1976 में, 1979 में या फिर 1981 में दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम को इसको किस वर्ष है दोस्तों स्थापित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 1976 में दोस्तों बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 में पारित है दोस्तों, वो किया गया था, है ना, 1976 में इसको इस अधिनियम को है वो पारित किया गया ताकि जो कमजोर वर्ग के जो आर्थिक और वास्तविक शोषण हो रहे हैं दोस्तों उसको रोका जा सके, उसके उद्देश्य से इस अधिनियम को है वो पारित किया गया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे से संबंधित है दोस्तों? कार्ल मार्क्स से, रेगनर से, एडम स्मिथ से या फिर JB सेस? तो किससे संबंधित है दोस्तों? यहाँ पर जो निर्धनता का जो दुष्चक्र की अवधारणा है दोस्तों वो किस व्यक्तित्व से संबंधित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, रेगनर से संबंधित है दोस्तों, क्योंकि प्रोफेसर रेगनर नर्कसे दोस्तों, है ना, इनका जो पूरा नाम है प्रोफेसर रेगनर नर्कसे, नर्कसे, है ना, उनके अनुसार दोस्तों गरीबी का कारण क्या है? गरीबी ही है दोस्तों, गरीबी का कारण क्या है? गरीबी ही है ना, जो गरीबी है उसका कारण ही क्या है? गरीबी ही है, ये इनके द्वारा स्टेटमेंट है दिए गए थे, क्योंकि कोई व्यक्ति दोस्तों गरीब है क्योंकि वह क्या है? गरीब है, ये इनके द्वारा बोला गया था। गरीबी के दुष्चक्र का प्रतिपादन दोस्तों जो रेगनर नकरशे, है ना, रेगनर नकरशे है, उनके द्वारा है जिसको इसको प्रतिपादित है वो किया गया था दोस्तों। और गरीबी के दुष्चक्र के अनुसार दोस्तों कोई भी व्यक्ति गरीब है इसलिए कि क्योंकि उसके पास जो संसाधनों का क्या है दोस्तों पूरा तरीके से क्या होता है
अभाव होता है ना? उसके परिणामस्वरूप जो कम उत्पादन होते हैं, आर्थिक गतिविधियों में कमी आती है, साथ में रोजगार में कमी, जिससे क्या है उनका जो आय है वो कम प्राप्त होता है ना? जिसका नकारात्मक प्रभाव दोस्तों उसके जो सेविंग्स है और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस पर है वो पूरी तरीके से पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है गरीबी के गरीबी में ही रहता है। कहते हैं ना जिसके पास ज़्यादा होता है वो पैसे उसी को ऑटोमेटिकली वो खींच लेते हैं, क्योंकि उसको पास है क्या उस पैसे को यूज़ करने के तरीके होते हैं, उसको किस में चीज़ में है वो इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है, ये सब चीज़ के बारे में वो जानते हैं। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है तो कहाँ से निवेश करेगा और कहाँ से अपने आप को है वो बदलेगा। इस वजह से क्या बोला गया कि जो गरीब है वो गरीब ही है ना? ये इनके द्वारा ही दिया गया, किसके द्वारा? रेगनर नकशे के द्वारा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबंधित होता है तो कैसे प्रतिबंधित? गरीबी के अनुपात से, प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, या फिर बेरोजगारी की दर से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कोई भी देश है उसमें जीवन स्तर है किससे प्रतिबिंबित होता है ना? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय से दोस्तों, है ना? पर कैपिटल इनकम है उसके बेस पर है दोस्तों। यहाँ पर है जो जीवन स्तर, किस कोई भी देश है उसका जो जीवन स्तर है, किसी भी देश की जो प्रति व्यक्ति आय है दोस्तों पर कैपिटल इनकम उसके अधिक होने पर अगर अधिक है तो दोस्तों वहाँ के लोगों का क्या है जीवन स्तर है उतना ही क्या होगा ऊंचा होते जाएगा। लेकिन क्या है कम होगा तो वो नीचे होते जाएंगे। इसके जो डेटा था दोस्तों 2021-22 है ना, 2021-22 में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो दोस्तों प्रचलित मूल्य पर 1,50,326 रुपए था दोस्तों, है ना? जो और स्थिर मूल्य पर दोस्तों जो 2011-12 पर है दोस्तों ये 93,973 रुपए था, है ना? तो इसी के तो यहाँ पर जो भी है दोस्तों आपका जो प्रति व्यक्ति आय है वो चलता है वो उसका जो स्थिर भाव 2011-20 है उसके आधार पर वो बनाया जाता है। तो इसको भी इस वाले प्रश्न को भी वो पूछता है 2011-12 पर जो स्थिर मूल्य पर है ना? आपका प्रति व्यक्ति आय हो कितने रुपए थे? तो 93,000 है ना, 93,973 रुपए था दोस्तों, 973 रुपए है ये 2011-12 में थे। और 2021-22 में यहाँ पर जो डेटा है वो निकाला गया था दोस्तों उसके आधार पर है 1,50,000 है ना, 1,50,326 रुपए वो दोस्तों ये डेटा है वो निकाला गया था कब? 2021-22 में, है ना? उसको बताया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण मतलब नोडल एजेंसी है दोस्तों? कौन सा है? वित्त आयोग, ग्रामीण मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर योजना आयोग? तो यहाँ पर नोडल एजेंसी के रूप में है किसको रखा गया है दोस्तों? तो ये है आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। योजना आयोग है, क्या कहते हैं, भारत में जो राष्ट्रीय राज्य स्तर पर है निर्धनता के अनुमान लगाने के लिए दोस्तों नोडल एजेंसी के रूप में योजना आयोग है वो कार्य है वो करता है। क्योंकि वर्तमान में दोस्तों जो भारत में जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों का जो केंद्रक अभिकरण नीति आयोग के द्वारा दोस्तों उसको किया जाता है ना, उस टाइम में क्या है जो योजना आयोग के रूप में था, है ना? इसी का जो नाम है अभी वर्तमान में क्या है? नीति आयोग है दोस्तों, है ना? इसको भी ध्यान में रखिए कि योजना आयोग का नाम परिवर्तन कर इसको नीति आयोग कर दे और उन्हीं के द्वारा दोस्तों जो नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों, भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार क्या है दोस्तों? आय आंकड़ा, बचत आंकड़ा, उपभोग आंकड़ा या फिर निवेश आंकड़ा? तो यहाँ पर दोस्तों इसका क्या है जो गरीबी के निर्धारण का जो आधार है दोस्तों वो किसको माना गया है? ये है दोस्तों आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उपभोग आंकड़ा, है ना? गरीबी रेखा के जो निर्धारण के लिए दोस्तों उपभोग आंकड़ों का है प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए दोस्तों जो जो सुरेश तेंदुलकर समिति है दोस्तों, सुरेश तेंदुलकर समिति है ना, सुरेश तेंदुलकर समिति और सी रंगराजन समिति दोनों में दोनों ने है वो इनके द्वारा है वो आंकड़ा है वो निकाला गया था। और इसके पूरा जो पोषण स्तर से है दोस्तों गरीबी की गणना है वो किया जाता था, है ना? जब तक ये सुरेश तेंदुलकर समिति और जो आपका सी रंगराजन है ना समिति है दोनों के द्वारा निर्धारण के लिए उससे पहले यहाँ पर पोषण स्तर के आधार पर इसको गणना है वो किया जाता है दोस्तों, है ना? तो इनके द्वारा देखिए सुरेश तेंदुलकर समिति है दोस्तों उसके द्वारा इनका जो गठन है वो 2009 में है वो किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 2009 में है वो गठन किया गया था। और इनके द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके लिए गरीबी रेखा के नीचे का आधार है वो बनाया गया था दोस्तों, वो है आपका 816 रुपये है वो निर्धारित किया गया और शहरी के लिए 1,000 रुपये वो निर्धारित किया गया था दोस्तों। साथ में श्रीरंग राजन समिति है दोस्तों उनका गठन है वो 2014 में है वो किया गया था, है ना? और इनके द्वारा जो निर्धारित किया गया था दोस्तों जो रुपए है ना वो था 972 रुपये ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपये उसको निर्धारित है वो किया गया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समिति की नियुक्ति निर्धनता आकलन के लिए नहीं की गई थी दोस्तों? विजय केलकर समिति, वाई के अलग समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति या फिर एनसी सक्सेना समिति? तो यहाँ पर कौन सा समिति है दोस्तों जिसको नियुक्ति है वो निर्धनता आकलन के लिए नहीं किया गया था? कौन सा समिति उसको नहीं बनाया गया था, ये पूछा गया प्रश्न। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विजय केलकर समिति है ना, इनका गठन है वो नहीं किया गया था। बाकी दोस्तों वाई के अलग समिति है, इनका गठन है 1989 में है वो किया गया था दोस्तों, 1989 में है ना। वाई के अलग समिति उसका गठन किया गया था जिनके द्वारा ग्रामीण है ना, ग्रामीण के जो लोग हैं उनके लिए जो पोषण स्तर के आधार पर इनके द्वारा आकलन है वो किया गया था। और उस समय 2400 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता, जो पोषण की आवश्यकता है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, वो ग्रामीण स्तर के लिए बताया गया था। और साथ में जो शहरी क्षेत्र है दोस्तों, है ना, उसके लिए 2100 कैलोरी जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, उसको प्राप्त करने के लिए इनके द्वारा है वो बताया गया था। साथ में आपको सुरेश तेंदुलकर समिति 2009 में आया था, और श्री रंगराजन समिति है 2014 में आया था। और एनसी सक्सेना समिति है दोस्तों, वो भी आपका दो क्या है, एनसी सक्सेना समिति वो भी आपका 2009 में आया था। लेकिन विजय है ना, विजय केलकर समिति इससे संबंध है वो नहीं रखता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के लिए बहुआयामी निर्धनता का प्रतिवेदन वर्ष 2021 में किसने जारी किया था? वित्त मंत्री ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने, नीति आयोग ने या फिर विश्व बैंक ने? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो बहुआयामी निर्धनता का प्रतिवेदन है दोस्तों 2021 में किसने जारी किया था दोस्तों? तो ये क्या दोस्तों, नीति आयोग है, उनके द्वारा है दोस्तों इनका आकलन है वो किया जाता है। और इन्हीं के द्वारा है दोस्तों क्या है, इनको है ना जारी किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा ही दोस्तों इसको जारी किया जाता है। क्योंकि बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत में जो राज्यों के लिए जो नीति आयोग है उनके द्वारा ही जारी किया जाता है। 2021 के रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों भारत के है ना, बिहार में जो 51.9% निर्धनता का स्तर है वो सर्वाधिक रूप से है वो आकलित किया गया था। तो 51.9% ये बिहार में हम आकलित किया गया था। कब किया गया था? 2021 के आधार पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो, अगला प्रश्न है, नीति आयोग के द्वारा वर्ष 2021 में जारी बहुआयामी निर्धनता का क्या घटक है दोस्तों? प्रति व्यक्ति आय, शैक्षिक स्थिति, स्वास्थ्य स्थिति या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 2021 में जब बहुआयामी निर्धनता है वो जारी किया गया था, तो उसमें जो घटक थे वो प्रति व्यक्ति आय है वो था, शैक्षिक स्थिति थी और स्वास्थ्य स्थिति थी। इस प्रकार से इसका आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष के मानव विकास रिपोर्ट में बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को अपनाया गया? 1997 में, 2005 में, 2010 में या फिर 2015 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 2010 में। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में गरीबी के अनुमान है तो निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से विधियों का प्रयोग है वो किया जा रहा है दोस्तों? सिर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण, पारिवारिक उपभोक्ता व्यय या फिर प्रति व्यक्ति आय? तो इसका जो कूट है दोस्तों इसके आधार पर है आप बता सकते हैं। यहाँ पर कूट है वो उसको देख सकते हैं ना। तो इनके आधार पर आपको बताना है कौन कौन से है उत्तर है वो सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आ जाएगा आपका पहला है वो बिल्कुल सही है दोस्तों, कैलोरी ग्रहण है वो भी सही है। और आपका पारिवारिक उपभोग व्यय है, ये तीनों के आधार पर दोस्तों यहाँ पर क्या किया जाता है, जो अनुमान है वो गरीबी का अनुमान है उसको लगाया जाता है ना। लेकिन आपका प्रति व्यक्ति आय है इसको नहीं जोड़ा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया है किनके द्वारा किया गया? ऑस्कर लुइस द्वारा, गुन्नर मिडल द्वारा या फिर आशीष बोस द्वारा या फिर अमर्त्य सेन द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा, ऑस्कर लुइस द्वारा यहाँ पर गरीबी की संस्कृति का विचार है वो प्रस्तुत किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में क्या सम्मिलित है दोस्तों? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर? कौन कौन से है दोस्तों यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर दोस्तों ये जो तीनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है दोस्तों उसमें स्वास्थ्य को भी जोड़ा जाता है, शिक्षा को भी जोड़ा जाता है, एजुकेशन है ना, और जो जीवन स्तर है लाइफ स्टाइल उसको भी जोड़ा जाता है। चलिए अगले स्तर पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं, पर्यावरणीय जुक नेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुछ नेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है दोस्तों? यहाँ पर है ना, जो कुछ नेट्स है, कुछ नेट्स वक्र है ना, वो पर्यावरणीय क्षति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर इसको पूछा गया, जो पर्यावरणीय कुछ नेट्स वक्र का आविष्कार किस प्रकार है वह होता है? उल्टा यू आकार का, उल्टा वी आकार का, उल्टा एल आकार का, या फिर इनमें से
कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्या होता है, उल्टा यू के आकार का ऐसा कर्व है, वो क्या होता है, वक्र है, उसको तैयार है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के अंतिम प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है दोस्तों, यहाँ पर है ना, ये नहीं है, इसको पूछा गया है दोस्तों, इसको भी ध्यान में देना, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं कैंडिडेट से एग्जाम देने के लिए समय के अभाव के कारण इसको है वो चूक जाते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है, उसके बाद ही आपको आंसर है वो लगाना रहता है। तो राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, अन्नपूर्णा, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में दोस्तों जो गरीबी रेखा से नीचे के लिए है दोस्तों, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना उसको संचालित है वो किया गया था, है ना, ये है ना, ये है आपका सम्मिलित नहीं है। बाकी आपका राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम में सम्मिलित है, अन्नपूर्णा सम्मिलित है, ये है ना, तो दोनों सम्मिलित, लेकिन महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना दोस्तों वो सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच दोस्तों।